मैं कैसे परिचय दूँ उस शख्सियत का जिनका नाम खुद अपने आप में एक परिचय है। मैं कैसे परिचय करूं उस व्यक्ति का जिनकी महानता देश में ही नहीं पूरे विश्व में है। निस्संदेह एक ऐसी महानता जिसे पूरा विश्व जानता है। या तो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो सकते हैं या स्वामी विवेकानंद जैसे देश प्रेमी, जिनके पुस्तक, जिनकी कहानी, जिनकी किताबों इतिहास के पन्नों में अपना परचम लहरा रही है। सब उन्हीं के नाम से शुरू होता है और ख़त्म भी, जिन्होंने विश्व भर में अनगिनत खिताबें पाए हैं। वैसे व्यक्ति या तो न्यूटन हो सकते हैं या तो आइंस्टीन, जो अपना घर और अपना मोबाइल नंबर भी भूल जाया करते थे, लेकिन विश्व को एक अमूल्य रत्न E=mc² दिए, जिनका मूल्य नहीं किया जा सकता, जिससे दुनिया उसी थ्योरी पर अपने टेक्नोलॉजी को आगे ले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश में ऐसे ऐसे देशभक्त पैदा हुए जो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा देश की भविष्य की ज़िंदगी को बनाने में खुद की ज़िंदगी कुर्बान कर दी। हमारे अनुसार ये सब का मानना था कि अगर प्रकृति की तरफ देखा जाए तो सदियों तक अमर रहने वाला फादर हमारे सूरज हैं, वही हमारे पिता हैं, जो सुबह उगते ही सामने आ जाते हैं कि बेटा उठो, एक कदम आगे निकलो अपने मंजिल की तरफ। शाम होता है, ढल जाते हैं कि बेटा सो जाओ, थक गया होगा, हम छिप जाते हैं, सब सो जाता है। फिर सुबह होता है, वो उठाने के लिए आ जाते हैं इस दुनिया में सब कोई को एक कदम आगे ले जाने के लिए। वही पृथ्वी हमारी धरती माँ है, जिस गोद में हम पले और बड़े हुए हैं। वो टिमटिमाता तारा हमारा भाई और बहन है, जो रात दिन एक किया हुआ है। सिर्फ हमारे घर में हमारे माँ और फादर नहीं, हमारे सूरज भगवान वो भी फादर हैं। हमारी धरती हमारी माँ है, हमारे टिमटिमाते तारे हमारे भाई और बहन हैं, वो भी हमारे साथ लगे हुए हैं कि एक कदम आगे निकलो, एक कदम आगे निकलो। टाइम बहुत अनमोल है, वो समय, वो टाइम बहुत कीमती है। एक कदम आगे निकलो। तो चलते हैं माय डियर्स, मेरे प्यारे बच्चे, अपने ट्रैक पे इवैल्यूएट सेट्स समतुल्य समुच्चय। इस डिफिनेशन को मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, लेकिन किसी ने कमेंट किया था कि सर उसका आपने हिंदी नहीं लिखा था, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुआ। तो मैं इस डिफिनेशन को दोबारा बता रहा हूँ हिंदी के साथ। हिंदी शायद छूट गई थी, उसमें छूट गया था हिंदी लिखना, इसलिए इक्विवेलेंट, इसको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स समतुल्य समुच्चय। इक्विवेलेंट सेट्स समतुल्य समुच्चय। इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल को आप देख सकते हो। इसमें ऑब्जेक्ट अलग होगा, दूसरे सेट में ऑब्जेक्ट अलग होगा, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट और इसका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट n दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए का और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी का बराबर होगा, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होगा। मतलब दोनों का चेहरा अलग होगा। यहाँ 1 2 3 है, यहाँ ABC है, दोनों का चेहरा अलग होगा, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा। तो ऐसे सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे, समतुल्य समुच्चय। तो आपने इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में पढ़ लिया। अब चलते हैं प्रॉपर सबसेट, वास्तविक उपसमुच्चय। 2 सेट मैंने मान लिया है, और सेट ए का कहता है एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, लेकिन बी का एट लीस्ट 1, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेट बी में नॉट नहीं रहेगा।
तो ऐसे सेट ए को बी का सबसेट कहेंगे। कैसा सबसेट? प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और इसको जो डिनोटेट करेंगे इसी तरह से। फिर यहाँ से हिंदी आपका स्टार्ट है, यहाँ से हिंदी स्टार्ट है कि दो सेट मैंने मान लिया है और सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में होगा और बी का कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो सेट ए में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सेट ए को बी का वास्तविक रूप समझे कहते हैं। कहने का मतलब सेट ए का टोटल ऑब्जेक्ट सेट बी में होगा, लेकिन सेट बी का कम से कम एक ऑब्जेक्ट ऐसा होगा, अधिक से अधिक जितना भी हो सके, लेकिन कम से कम एक ऑब्जेक्ट इसमें ऐसा होगा जो सेट ए में नहीं होगा। तो ऐसे सेट ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहते हैं, वास्तविक उपसमुच्चय कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, इसका सारा ऑब्जेक्ट इसमें मैच कर जाएगा, लेकिन इसका कम से एक ऑब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक ऑब्जेक्ट ऐसा रहना चाहिए जो इसमें मैच नहीं करना चाहिए। तो ऐसे सेट ए को बी का प्रॉपर सबसेट वास्तविक उपसमुच्चय कहते हैं। और इसका सिंबल यही होता है लिखने का, इसमें इक्वल का साइन नहीं लगता, क्योंकि कभी इक्वल होता ही नहीं है, लेकिन सबसेट में इक्वल का भी चांस हो सकता है, इसमें इक्वल नहीं होता। तो उसको उतार लिया जाए। पावर सेट शक्ति समुच्चय, पावर सेट शक्ति समुच्चय। पावर ऑफ सेट जो होता है किसी समुच्चय ए का शक्ति समुच्चय, वह समुच्चय है जिनके अवयव समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय होंगे। आपको एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ, तुरंत आप समझ जाएंगे। इसको समझने के लिए आइए एग्जाम्पल में मैं समझा देता हूँ। इसको जो डिफाइन कर रहे हैं इसी का एग्जाम्पल लेते हुए इसको परिभाषित कर देते हैं, आप समझ जाएंगे। सबसे पहले इसका सबसेट निकालेंगे। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? सबसेट। सबसे पहले इसका सबसेट निकालेंगे, उपसमुच्चय निकालेंगे। सबसेट मतलब उपसमुच्चय, जो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था। उपसमुच्चय निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? फाई लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि फाई जो सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई प्रत्येक सेट का उपसमुच्चय होता है। मान लिया जाए कोई दुकानदार हो, टोटल प्रोडक्ट सेल हो गया हो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचा हो, तो उसको इम्प्रेटी सेट बोलते हैं, वाइट सेट बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, उसी को फाई बोलते हैं। हो सकता है ये वाला प्रोडक्ट बचा हो सकता है ये वाला प्रोडक्ट सिर्फ बचा हो सकता है दोनों प्रोडक्ट बचा हो। तो आप इस तरह से सबसेट तैयार कर देंगे अलग अलग। उसके बाद जो सेट तैयार होगा, एक कर्ली ब्रैकेट फिर से लगा देंगे, पूरे सेट में फिर से एक सेट बना देंगे। तो इसी को कहेंगे पावर ऑफ सेट। इसको लिखने का तरीका इस तरह से होगा। तो जो सबसेट बनता है उसका जो सेट तैयार होता है उसी को कहते हैं पावर ऑफ सेट, P ऑफ A। आप सबसे इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन में चलते हैं, यूनियन, जिसको हिंदी में कहते हैं सम्मिलन, व्यावहारिक तौर पे कहते हैं मिलाना। जितना भी सेट रहेगा सब ऑब्जेक्ट को मिला देंगे, यूनियन कर देंगे, यूनिटी कर देंगे, मीन्स सबको एक जगह कर देंगे। दो सेट है, हिंदी भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखा हुआ है कि दो सेट मैंने माना है, सेट ए और सेट बी। उसको जो डिनोटेट करेंगे, उसको जो सूचित करेंगे वो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। यू की तरह लिखना है, इसका फर्स्ट ये यू है वही यू लिखना है, ये यूनियन बी।
रीड एज इस प्रकार पढ़ेंगे, ए यूनियन बी ही पढ़ेंगे। अब इसका जो मीनिंग होगा, जो अर्थ होगा, आइदर इन ए या इन बी या इन बोथ, मतलब उसमें जो ऑब्जेक्ट आएगा या तो वो सेट ए का ऑब्जेक्ट हो सकता है, आइदर इन ए मतलब या तो ए का हो सकता है या बी का हो सकता है, या इन बोथ मतलब सेट ए का भी हो सकता है और सेट बी का भी हो सकता है। फिर से समझ लीजिए, आइदर इन ए का भी ऑब्जेक्ट होगा या बी का भी ऑब्जेक्ट होगा या बोथ मतलब दोनों ऑब्जेक्ट होगा। इसी का मैंने हिंदी यहाँ पे लिखा है। उसको जो डिफाइन करेंगे, इस प्रकार परिभाषित करेंगे, जो रिजल्ट निकालेंगे, जो सॉल्यूशन निकालेंगे ए यूनियन बी का, एक्स सच दैट एक्स वही एक्स है और वो एक्स सेट ए का ऑब्जेक्ट होगा या और का मतलब या सेट बी का ऑब्जेक्ट होगा। इसी को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, इसी को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, रिजल्ट निकाला है। या तो सेट ए का ऑब्जेक्ट होगा उस सेट में, या तो सेट बी का, या बोथ दोनों सेट का ऑब्जेक्ट रह सकता है। लेकिन फिर भी जब तक हम एग्जाम्पल को नहीं समझेंगे तब तक हमको दिल से समझ में नहीं आ सकता। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल के तरफ। सेट ए और सेट बी है और दोनों सेट का यूनियन निकाल रहे हैं ए यूनियन बी। तो दोनों सेट के ऑब्जेक्ट को मिला देना है। 1 2 3 देखिए तो 1 2 3 है, एक्स्ट्रा में 2 को 3 है। सेट का मतलब होता है अरेंजमेंट, एक ही बार लिखना है। एक बार मैंने 3 लिखा, इसके अलावे यहाँ पे क्या है, एक डिजिट 4 है, तो 4 को भी रखना है। यही कहलाएगा ए यूनियन बी, मतलब टोटल सेट के ऑब्जेक्ट को रख देना है। इसमें सेट ए का भी ऑब्जेक्ट है, सेट बी का भी ऑब्जेक्ट है और एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो दोनों सेट में है, उसको भी रखना है। अगर एग्जाम्पल समझ में नहीं आया होगा तो मैं अभी तुरंत बता देना चाहूँगा। अगर आप नहीं समझे होंगे तो चलिए ये अगले एग्जाम्पल में ए यूनियन बी, ये सबको साइड कीजिए। उसको समझने के बाद ये टोटल बात हम लोग समझ लेंगे। वो थ्योरी है, वो कंकड़ वाला पार्ट है, चीनी वाला पार्ट पे आइए। इसका टोटल ऑब्जेक्ट्स ए यूनियन बी, इसका टोटल ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे लिखिए तो 1 2 3 4। इसके अलावे देखिए कौन ऑब्जेक्ट है, 2 आ चुका है, दोबारा रिपीट नहीं करना है। 4 आ चुका है, दोबारा रिपीट नहीं करना है। 6 इसमें नहीं था, 8 इसमें नहीं था, 9 इसमें नहीं था। इसमें देखिए तो सेट ए का भी ऑब्जेक्ट है, बी का भी ऑब्जेक्ट है। एक्स जो ऑब्जेक्ट आएगा सेट ए का भी और सेट बी का भी, और बोथ दोनों का, सेट ए और बी। सेट ए का भी ऑब्जेक्ट है, सेट बी का भी ऑब्जेक्ट है और जो दोनों सेट में ऑब्जेक्ट है वो भी ऑब्जेक्ट है, जो दोनों से मैच कर रहा है, यानी बोथ, वैसा भी ऑब्जेक्ट है। इसी को कहेंगे ए यूनियन बी। मतलब दोनों सेट के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आपको रख देना है, उसी को कहेंगे ए यूनियन बी और दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो इसको उतार लीजिए। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जिसका हिंदी होता है सर्वनिष्ठ, जिसको व्यवहारिक तौर पर उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं, जिससे कॉमन लेते हैं। इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ इसका हिंदी होता है। अगर इसी का मीनिंग कहा जाए तो उसको बोलेंगे सर्वनिष्ठ, जिसको कॉमन पार्ट बोलते हैं। इसको समझने के लिए चलते हैं, पहले एग्जाम्पल को ही समझ लेते हैं, वो टोटल बात समझ में आ जाएगी आपको।
सेट ए है और सेट बी है, और दोनों का अभी हम यूनियन पढ़ें। अब इंटरसेक्शन जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। यूनियन और इंटरसेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेट ए और सेट बी, और दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन पार्ट निकालना है, मतलब कॉमन पार्ट निकालना है जो दोनों में है। जैसे मान लिया जाए वो 10 रुपीज़ लाया है, 10 रुपया लाया है, और कोई 20 रुपया लाया है, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या हुआ, 10 रुपीज़ हुआ, 10 रुपया हुआ। लेकिन 20 रुपया उससे लेंगे तो बेचारा वो 10 रुपया लाया है, तो क्या वो 20 रुपया दे पाएगा? तो आपको कॉमन पार्ट लेना है 10 रुपीज़। उसी तरह से 1 2 3 है, यहाँ 2 3 4 5 है। कॉमन एलिमेंट बताइए जो दोनों सेट में है। देखिए तो 2 2 3 3, तो 2 और 3 इसका रिजल्ट हो जाएगा। यही इंटरसेक्शन हो जाएगा दो सेट का। जैसे देखिए 1 2 और उसमें 3 है, इसका कोई ऑब्जेक्ट इसमें मैच कर रहा है, या इसका कोई ऑब्जेक्ट इसमें मैच कर रहा है? नहीं। तो ऐसी सेट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा जिसको आप फाई भी बोलते थे, PHI फाई, जिसको आप वाइट सेट, नल सेट, इम्पेटी सेट, यानी और जिसको कहते थे रिक्त समुच्चय, खाली सेट। तो कोई ऑब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है तो रिक्त समुच्चय हो गया, इसका इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आया। तो कहने का मतलब इंटरसेक्शन अगर देखा जाए तो दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट को उठाना है। और आपको ये बात याद रखना है, जब यूनियन था तो वहाँ पे हम और का यूज किए थे, ऐदर इन और या और जब इस सिंबल का यूज होता है तो वहाँ पे एंड का यूज करते हैं। जो यूनियन में हम चले थे उसमें और का यूज किए थे। और जब इंटरसेक्शन में चलेंगे, इंटरसेक्शन का सिंबल मैंने अभी तुरंत बताया है, एंड जिसको हिंदी में और बोलते हैं। इंटरसेक्शन रहेगा तो एंड का यूज करेंगे, यूनियन रहेगा तो और का यूज करेंगे। ये बात याद रखना है नोट में। अब इस डिफरेंशन को हम पढ़ के समझ लेते हैं कि दो सेट ए और बी का जो सर्वनिष्ठ होगा उसको इस तरह से डिनोटेट करेंगे, सूचित करेंगे। वही मैंने इंग्लिश में लिखा है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय। इसको जो पढ़ने का तरीका होगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो मीनिंग होगा दोनों का कॉमन पार्ट होगा। इसको जो डिफाइन करेंगे, एक्स सच दैट एक्स, वो एक्स ए का भी एलिमेंट होगा और बी का भी एलिमेंट होगा। और यहाँ और बोलेंगे, इसके पहले हम वहाँ पे और बोलते थे, यहाँ पे एंड बोलेंगे। यहाँ पे एंड बोलेंगे, यूनियन में और बोलेंगे। तो एंड का मतलब हो गया दोनों सेट का ऑब्जेक्ट आना चाहिए उसमें, लेकिन और का मतलब हो गया या तो ए का सेट ए का ऑब्जेक्ट, या सेट बी का ऑब्जेक्ट, या दोनों का ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि जो सेट तैयार होगा उसमें ए का भी ऑब्जेक्ट रहा होगा और बी का भी ऑब्जेक्ट। देखिए 2 दोनों सेट में है, 3 दोनों सेट में है। आप चलिए डिफरेंसेस, जिसको बोलते हैं अंतर, हिंदी में डिफरेंट कर देना है, डिफरेंसेस जिसको कहते हैं अंतर। डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंसेस जब भी निकालते हैं, अंतर जब भी निकालते हैं, एटलीस्ट 2 सेट, कम से कम 2 सेट होना चाहिए उसमें।